मैं ये कह रहा था कि नर्स्ट इक्वेशन क्या रहती है बेसिकली, वो हमें क्या बताती है, कंसंट्रेशन का इफेक्ट बताती है ईएमएफ के ऊपर। ठीक है, तो जैसे मैंने एक रिएक्शन लिख लिया, कोई भी जनरल रिएक्शन लिख लिया मैंने ये, ठीक है, जनरल रिएक्शन लिख लिया जो जिसमें क्या है, ए जो है, ठीक है, बी के साथ कंबाइन होके सी मोल ऑफ सी दे रहा है और डी मोल ऑफ डी दे रहा है वो। तो इसका जो ई सेल होगा वो हम कैसे लिखते हैं, नर्स्ट इक्वेशन से हमने डिराइव किया था कि ई सेल कैसे लिखा जाता है, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन क्यू, जहां पे क्यू क्या होता है हमारा, रिएक्शन कोशिएंट होता है। ठीक है, रिएक्शन कोशिएंट होता है। अब देखो इस रिएक्शन कोशिएंट को मैं कैसे लिख सकता हूँ, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, हर एक क्या है अपने कोफिशिएंट जो होगा उसके पावर में होगा उसके। ठीक है, तो ये चीज है। तो जैसे यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो ये आ जाएगा कुछ ऐसे। ठीक है, ये चीज रहेगी हमारी कुछ ऐसे रहेगी। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। तो ऐसे हम क्या है नर्स्ट इक्वेशन लिख रहे हैं बेसिकली। ठीक है, ये चीज है हमारी। अब देखो, अब अगर हम बात करें जैसे अब अगर हम बात करें तो ये चीज हो गई हमारी। अब जहां से हमें पता चल रहा है कि जैसे जैसे मेरी कंसंट्रेशन चेंज होगी, मेरी एलएन की वैल्यूज चेंज होंगी, एलएन की वैल्यूज चेंज होंगी, तो मेरा क्या है, ऑब्वियस सी बात है, ई सेल चेंज होगा। ठीक है, ये चीज है। तो नर्स्ट इक्वेशन बेसिकली क्या करते हैं, कंसंट्रेशन को इफेक्ट में लेती है ई सेल के साथ, मतलब ई सेल कैसे वेरी करेगा। ठीक है, चलो इसको थोड़ा अगर मैं और मॉडिफाई कर दूं तो देखो, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल, इसको मैं लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूँ 2.3 आर टी बाय एन एफ लॉग क्यू लिख सकता हूँ। मतलब मैं इसको पूरा नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ क्यू के फॉर्म में लिख रहा हूँ रिएक्टेड क्वोशिएंट के टर्म में। तो मैं ये लिख सकता हूँ 2.303 RT, मैंने एलएन को क्या कर दिया, लॉग में चेंज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर मेरा जो है, जो आर है, मुझे पता है गैस कांस्टेंट होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, अगर मैंने टेम्परेचर अपना क्या ले लिया, 298 केल्विन ले लिया, तो मुझे पता है फारेडे पे कितना चार्ज होता है, फारेडे कितना होता है 96500 कूलम। तो मैं अगर इन सब की वैल्यूज रखूं यहाँ पे, इन सब की वैल्यूज रखूं यहाँ पे, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलता है, ई सेल क्या मिलता है, ई नोट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाय एन लॉग क्यू। ठीक है, जहां पे शायद मैंने हाँ एन बता दिया था तुमको कि एन क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं रिएक्शन में। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं रिएक्शन में, बेसिकली वो क्या बताता है हमें, एन बताता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। तुम्हें अब क्या करना है, ये चीज, ये एक्सप्रेशन याद रखना है, और जनरली हर जगह यही एक्सप्रेशन यूज होता है, हर जगह यही यूज होता है, मतलब 99% केसेस में यही यूज होता है। लेकिन अगर मान लो पॉइंट 1% जो रह गया, उसमें ये चीज ध्यान देनी है, ये जो एक्सप्रेशन है ये इन कंडीशंस पे है, यानी ये टेम्परेचर किस पे, 298 केल्विन पे है। अगर उसने कोई टेम्परेचर और दे दिया तो तुम फिर ये नहीं, तुम फिर ये ध्यान रखोगे। ठीक है, जहां पे टेम्परेचर नहीं है, मतलब टेम्परेचर हमें दूसरा लेना पड़ेगा। हालांकि वो ऐसा करेगा नहीं, कि वो ऐसा नहीं करेगा किसी और टेम्परेचर पे देगा, वो जनरली अगर नहीं भी देता तो हम 298 पे ही मान के चलते हैं। लेकिन अगर बाय चांस वो खेल भी गया ना, मतलब कि उसने क्या है टेम्परेचर कुछ और दे दिया, तो तुम्हें दिमाग में रखना है कि ये जो वैल्यू, ये जो एक्सप्रेशन तुम याद रखोगे, ठीक है, ये टेम्परेचर सिर्फ किस पे है, 298 पे वैलिड है। ठीक है, 298 केल्विन पे वैलिड है, तो ये चीज ध्यान रखना। वैसे यूज यही होगा ब्रोक्स वाला जो मैंने बताया ना, यूज यही होता है। लेकिन फिर भी एग्जामिनर का कुछ पता नहीं चलता, वो कभी कभी कर सकता है ये चीज, हालांकि वो नहीं करेगा, लेकिन कुछ भी भरोसा नहीं, हमें मतलब रिस्क नहीं लेना। तो तुम्हें बस ये चीज है कि बॉक्स वाला याद रखना है, बस तुम्हें ये भी याद रखना है साथ में कि वो सिर्फ 298 केल्विन पे है। बाकी अगर कोई और टेम्परेचर देता है तो हमें फिर इसको, या तो ये याद रखो मतलब कि टेम्परेचर नहीं चेंज, मतलब फिर ये वैल्यू 0.059 नहीं रखनी, फिर हमें नॉर्मल जो है आर टी बाई एन एफ लोग जो भी करना है, एल एन भी याद रख लो, लोग भी याद रख लो, तुम्हारी मर्जी है वो। ठीक है, ये चीज है हमारी। ठीक है, ये चीज है। अब देखो यहाँ पे जो रिएक्शन कोएफिशिएंट है ना, देखो जैसे हम क्या लिखते थे, तुम्हें याद हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते थे हम केसी, है ना, कंसंट्रेशन के टर्म में, हम केपी के टर्म में लिखते थे, प्रेशर के टर्म में लिखते थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हम किस में लिखते थे, कभी कभी हम केपीसी भी लिखते थे, जहां पे प्रेशर और कंसंट्रेशन दोनों इन्वॉल्व होते थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी याद रखना, यहाँ पे भी ध्यान रखना, जो ये रिएक्शन कोएफिशिएंट है, ये रिएक्शन कोएफिशिएंट प्रेशर के टर्म में भी हो सकता है, ये रिएक्शन कोएफिशिएंट कंसंट्रेशन के टर्म में भी हो सकता है, और ये रिएक्शन कोएफिशिएंट जो है हमारा प्रेशर और कंसंट्रेशन दोनों के टर्म में हो सकता है। और लेकिन बस ये याद रखना, अगर प्रेशर में ले रहे हो तो तुम्हारा यहाँ प्रेशर क्या है, या क्यूपीसी में ले रहे हो, तुम्हारा जो प्रेशर है वो क्या है, एटीएम में होना चाहिए।
और जब कंसंट्रेशन है वो किस में होनी चाहिए बेसिकली, मोल पर लीटर यानी मोलैरिटी में होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है कि जो तुम्हें यहाँ पे कंसंट्रेशन लेनी है वो मोलैरिटीज में लेनी है। ठीक है, जो प्रेशर लेना है वो तुमको एटमॉस्फेयर में लेना है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। चलो अब इसको देखते हैं ये अप्लाई कैसे होती है। देखो इस नस्ट इक्वेशन को हमने जैसे पूरे सेल के लिए लिखा, ठीक है, पूरी सेल के लिए लिखा, इसको हम हाफ सेल के लिए भी लिख सकते हैं, इसको हम कंप्लीट सेल के लिए भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो देखते हैं कैसे। चलो देखो वो तुम्हें अब देखो सीधा सीधा आ जाएगा लिखना। देखो कैसे, जैसे मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। ठीक है, हाफ सेल के लिए बात करते हैं, हम हाफ सेल की बात करते हैं जैसे हम। तो जैसे मैंने एक मेटल मान लिया, वो क्या है प्लस एन चार्ज का है। ठीक है, उसने क्या किया, एन इलेक्ट्रॉन लिए और उसने क्या बना दिया, एम सॉलिड बना दिया। ठीक है, एम सॉलिड बना दिया उसने। ये रिएक्शन समझ में आ गई कि मतलब जितना चार्ज होगा, जैसे अगर किसी पे +2 चार्ज है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा। ठीक है, किसी पे अगर +3 चार्ज है तो वो +3 इलेक्ट्रॉन खाएगा। अब इसके ऊपर प्लस एन चार्ज है तो ये कितने खा रहा है, एन इलेक्ट्रॉन खा रहा है और क्या बना रहा है, एम सॉलिड बना रहा है। ठीक है, और ये किस फॉर्म में हो गया, एक्वस फॉर्म में हो गया। अब देखो अगर मुझे इसका, अब देखो मेरे को क्या है, कंसंट्रेशन अगर 1 होती, अगर मेरी m+n की कंसंट्रेशन 1 होती तो मैं 1 मोलर होती तो मैं क्या लिखता, E0 m+n से n जाना। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिखता। अब मेरी कंसंट्रेशन अगर मान लो 1 नहीं है, अगर वो 1 मोलर नहीं है तो मैं कैसे लिखूंगा, तो मैं ये लिखूंगा, फिर मेरे को क्या है, मतलब कि रिडक्शन पोटेंशियल मेरा क्या है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड हो जाएगा। तो मतलब मेरे को फिर नस्ट इक्वेशन लगानी पड़ेगी। नस्ट इक्वेशन क्या कहती है, ये जो है हमारा रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो किसके इक्वल होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस RT बाई NF ln, कितना हो गया ये हमारा बेसिकली। देखो हमें हमेशा क्या रखना होता है, यहाँ पे रिएक्शन कोएफिशिएंट रखना होता है जो कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। तो अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो प्रोडक्ट तो ये है और रिएक्टेंट क्या है, m+n एक्वस है। ठीक है, ये है, हमें इलेक्ट्रॉन को नहीं रखना, हमें जो स्पीशीज इन्वॉल्व है उनको रखना है बस। ठीक है, चलो देखो अगर मैं इसको दूसरे फॉर्म में लिखूं तो ये हो जाएगा m+n m E0 m+n, ठीक है m, ये कितना आ जाएगा 0.059 डिवाइड बाय n log m सॉलिड डिवाइड बाय m+n एक्वस। अब तुम याद करो, तुमने इक्विलिब्रियम में ये चीज पढ़ी हुई है कि हम जो है बेसिकली जो सॉलिड और प्योर लिक्विड को एक्टिविटी जो उनकी कंसंट्रेशन होती है, इफेक्टिव कंसंट्रेशन होती है, उसको 1 मान के चलते हैं। ठीक है, और उनको हम इंक्लूड नहीं करते। तो फिर हम उनको अगर वहां इंक्लूड नहीं करते तो हम यहाँ पे भी इंक्लूड नहीं करेंगे, यहाँ पे भी उनको क्या है 1 मान के चलेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है ये तुम्हें नहीं लिखना, तुम्हें कहीं भी अगर सॉलिड और प्योर लिक्विड दिख जाए तुम्हें क्या है उसको 1 मान के चलना है। तो ये मेरा कितना हो जाएगा बेसिकली, ये मेरा हो जाएगा 1/m+n। यहाँ पे भी ऐसी चीज होगी, ये मेरा कितना हो जाएगा बेसिकली, ये मेरा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो मतलब कि बेसिकली क्या बनेगा मेरा जो हाफ सेल के लिए क्या बनेगा, जो नस्ट इक्वेशन लग रही है, देखो E0 m+n m माइनस 0.059 बाई n log 1/m+n, ये चीज होगी है। ठीक है, तो ये मेरी क्या होगी, हाफ सेल के लिए क्या है, नस्ट इक्वेशन लगा दी। अब देखो ये कैसे बता रहा है कंसंट्रेशन का। देखो मैंने Mn+2 m+n की कंसंट्रेशन बढ़ाई, मैंने m+n की कंसंट्रेशन बढ़ाई मान लो, तो मेरी log की वैल्यू क्या होगी, कम होगी या बढ़ेगी। देखो जरा ध्यान से देखो, मैंने m+n की वैल्यू बढ़ाई, ठीक है, तो मेरी 1/m+n की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ठीक है, मेरी 1/m, तो log की वैल्यू क्या होगी, log 1/m+n की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, ये क्या हो जाएगी, अगर ये कम हो रही है तो ये भी कम हो जाएगी। ठीक है, ये भी कम हो जाएगी, ये भी कम हो जाएगी बेसिकली अगर हम बात करें। ठीक है, तो मेरा जो E है वो क्या हो जाएगा, E अगर मैं बात करूं m+n/m, ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि देखो ना मैं इसको छोटा करता जा रहा हूं, मैं इस वाली वैल्यू को छोटा करता जा रहा हूँ, छोटा करता जा रहा हूँ, तो इसकी तो फिक्स वैल्यू है, ये तो क्या है इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन है, इसका क्या है फिक्स्ड वैल्यू है। तो उसमें से मैं अगर कम वैल्यू माइनस करता जा रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है ना ये बढ़ेगा मेरा। ठीक है, मान लो फिक्स वैल्यू कितनी 10 की ले ली मैंने, मैं पहले 10 में से 9 माइनस कर रहा था, लेकिन मैंने कंसंट्रेशन बढ़ाई, अब वो 10 में से 8 माइनस हो रही है। ठीक है, तो ईएमएफ बढ़ रहा है। ठीक है, अब मैंने और कंसंट्रेशन बढ़ाई तो ठीक है क्या हो रहा है, 3, अब क्या है 7 माइनस हो रही है, क्योंकि ये वाली वैल्यू कम हो रही है ना सेकंड वाली, तो 7 हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगी। तो जैसे जैसे हमारी कंसंट्रेशन बढ़ रही है, ठीक है, वैसे वैसे इसका जो है रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो रहा है, ठीक है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो रहा है, वो आ रहा है, कब मतलब बढ़ता जा रहा है।
ठीक है, ये चीज है। अब ऐसा मत ये जनरल फॉर्मूला मत निकाल लेना कि हमेशा बढ़ेगा ही अगर मैं कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा, नहीं, वो डिपेंड करेगा। अभी अभी देखेंगे हम, डिपेंड करेगा वो कैसे है। जैसे देखो, अगले मैं आपके इसको अभी तुम्हें पता चल जाएगा, ये हो गया। अब जब हम इसको मतलब कि पूरी सेल रिएक्शन के लिए लिखते हैं, जहाँ पे फुल सेल बना हुआ है, अभी हाफ सेल की बात कर रहे थे, अभी हम अगर मान लो इसको फुल सेल के लिए लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, देखो वही डैनियल सेल का एग्जांपल लेके चलते हैं हम। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं। देखो Cu+2 एक्वस था, वहां पे क्या हो रहा था, Zn सॉलिड के साथ कंबाइन हो रहा था, क्या कर रहा था, Zn+2 एक्वस बना रहा था, और कॉपर क्या हो रहा था, रिड्यूस हो रहा था। कॉपर क्या है, सॉलिड फॉर्म में बना रहा था। ठीक है, ये चीज हो गई। हाँ बेटा, अभी अभी ये सेकंड एग्जांपल कर रहे हैं ना, इससे तुम्हें फिर से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर से क्लियर हो जाएगा, फिर दोबारा बता दूंगा ऊपर वाला। देखो सुनो, अब मैं अगर इसके लिए ई सेल लिखूं, ई सेल लिखूं अगर मैं, तो इसके लिए ई सेल क्या होगा, ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय एन लॉग, क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में मेरे को सिर्फ Zn+2 लेना है, मुझे सिर्फ Zn+2 लेना है, डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उसमें मुझे क्या लेना है, Cu+2 लेना है। ठीक है, ये चीज हो जाएगी। तो ये मेरा क्या आ गया, इसके लिए हाफ मतलब फुल सेल के लिए क्या आ गया, मतलब कि ई सेल का वेरिएशन आ गया। नर्स्ट इक्वेशन लिख दी मैंने बेसिकली, जहां पे मैं सेल पोटेंशियल बता रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन कैसे चेंज हो रहा है। अब देखो यहाँ पे तो एन है, कितना हो जाएगा, तुम्हें पता है एन कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, दोनों के बीच में 2 होते हैं। ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा एन की वैल्यू। चलो देखो, अब यहाँ समझते हैं फिर से। मान लो, अब तुम देखना, मैं तुम्हें एक एक चीज बता रहा हूँ। चलो देखो, Zn+2 की कंसंट्रेशन बढ़ाई तुमने, इंक्रीज करी, ठीक है, इंक्रीज करी, तुम्हारा क्या होगा, लोग Zn+2 की वैल्यू बढ़ेगी। अभी मैं सिर्फ उसको देख रहा हूँ, Copper+2 को बाद में लेके चलेंगे, ये बढ़ेगी। ठीक है, अगर ये वैल्यू बढ़ेगी तो मुझे ये बताओ 0.059 बाय एन लोग Zn+2 की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, इसकी वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, इंक्रीज करेगी। अगर इसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी तो ई नोट सेल तो फिक्स है, तो मुझे ये बताओ ई नोट सेल में अगर ये वैल्यू बढ़ रही है तो इससे जो आएगा ई सेल, वो कम होगा या ज्यादा होगा, तुम्हें क्या लग रहा है, वो कम होगा या ज्यादा होगा, वो क्या होगा, कम हो जाएगा। वेरी गुड, वो क्या है, कम हो जाएगा। तो ई सेल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। मतलब अगर सिर्फ मैं ये पैरामीटर देखूं और इस पैरामीटर को देखूं, तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, Zn+2 की कंसंट्रेशन बढ़ाने से हमारा ई सेल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है, समझते हैं, फिर से देखते, देखो मैंने Zn+2 की कंसंट्रेशन बढ़ाई तो मेरी लोग की वैल्यू बढ़ गई। देखो लोग की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि लोग क्या है, अगर ज्यादा करोगे तो ज्यादा नंबर का लोगे तो बड़ा लोग आता है, तो लोग की वैल्यू बढ़ गई। लोग की वैल्यू बढ़ गई तो ये जो है इसकी वैल्यू पूरी बढ़ गई। ठीक है, यहां से यहां तक इसकी वैल्यू क्या है, पूरी इंक्रीज हो गई। अब देखो इसकी फिक्स वैल्यू थी, इसमें ऐसे सोचो, पहले मैंने क्या लिया, 10 वैल्यू ली थी इसकी। पहले इसकी वैल्यू कितनी थी, मान लो 1 थी, तो ईएमएफ कितना आ रहा था, 9 आ रहा था। मेरा ये वाला सेकंड पार्ट, जो सेकंड टर्म है वो बढ़ रही है, बेसिकली सेकंड टर्म बढ़ रही है, जैसे Zn बढ़ा रहा हूँ, तो ये मान लो 8n-2 हो गया, ईएमएफ क्या हो गया, कम हो गया। मेरा सेकंड पार्ट बढ़ रहा है, वो 3 हो गया, अब ये क्या है, 7 हो गया। तो जैसे जैसे सेकंड पार्ट बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या है, ईएमएफ कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ईएमएफ कम हो रहा है मेरा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरा Zn+2 अगर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो मेरा ई सेल क्या हो रहा है, डिक्रीज होगा। ये चीज क्लियर है, अब क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। हाँ, अब देखो Copper+2 का भी ले लेते हैं ऐसे ही। Copper+2 का तो पिछले जैसे हाफ सेल लिया था ना, वैसे ही हो जाएगा। देखो Copper+2 तुमने इंक्रीज किया, ठीक है, Copper+2 तुमने इंक्रीज किया, तो तुम्हारा क्या होगा, 1/Copper+2 क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, अगर मैं log की वैल्यू लेता हूं, log 1/Cu+2, ये क्या हो जाएगा, ये भी डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि log के अंदर की जो वैल्यू अगर छोटी होगी तो वो डिक्रीज ही करेगा। अगर log के अंदर की वैल्यू डिक्रीज हो गई तो मैं लिख सकता हूं कि 0.059/n जो log होगा 1/Cu+2, ठीक है, वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अगर वो डिक्रीज करेगा तो मुझे ये बताओ, जैसे ई नोट सेल है, यहाँ पे सेकंड टर्म थी, ये सेकंड टर्म है पूरी ई नोट, ये वाली जो है सेकंड टर्म है, तो ये क्या है, डिक्रीज हो रही है, ये डिक्रीज हो रही है। तो मुझे बताओ, जो इससे ईएमएफ आएगा, जो ई सेल आएगा, वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, वो बढ़ जाएगा। मतलब ऐसे समझ लो, पहले क्या था, 10-9 क्या था, 1 था, अब ये सेकंड टर्म डिक्रीज हो रही है, अब ये 10-8 हो रहा है तो ईएमएफ बढ़ रहा है, 10-7 हो रहा है तो क्या है, ईएमएफ बढ़ रहा है। तो ये चीज हो रही है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, Zn+2 बढ़ने से क्या हुआ, ई सेल कम हो रहा है। ठीक है, Copper+2 बढ़ने से क्या हो रहा है, ई सेल
बढ़ रहा है मेरा, ठीक है ना। यहाँ फाइनल देखो जरा, फाइनल क्या हुआ है, फाइनल क्या हुआ है, कॉपर +2 इंक्रीज हुआ, ठीक है, ई सेल क्या हुआ, इंक्रीज हुआ हमारा, ठीक है। तो ये हमें क्या बता रहा है बेसिकली, ये हमें बता रहा है किसका इफेक्ट बता रहा है, कंसंट्रेशन का, कि कंसंट्रेशन का इफेक्ट क्या है ई सेल के ऊपर कैसे पड़ता है, ठीक है, ई सेल के ऊपर कैसे पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है हमारी, ये चीज हमारी, ऐसे हमें क्या है नर्स्ट इक्वेशन लिखनी है, ठीक है, नर्स्ट इक्वेशन लिखनी है और ऐसे इस नर्स्ट इक्वेशन को समझना है। मतलब अगर वो तुमसे पूछ ले मुझे ये बताओ कि इस सेल का पोटेंशियल बढ़ाना है तो कैसे बढ़ा सकता हूँ, तुम कहोगे हम कॉपर +2 की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं तो ई सेल बढ़ जाएगा, हम जिंक +2 की कंसंट्रेशन कम कर देते हैं तो हमारा ई सेल क्या है, मतलब कि कम बढ़ जाएगा, ठीक है। ये चीज हो गई हमारी, ये चीज क्लियर है यहाँ पे। चलो अब हम लेके चलते हैं कि हमने क्या बोला, कई बार क्या होता है प्रेशर भी इन्वॉल्व हो जाता है, देखो थर्ड एग्जांपल लेके चलते हैं जहां पे प्रेशर भी इन्वॉल्व हो जाए। तो जैसे अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे मान लो मैं H+ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करता हूँ, मैंने वहां क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन दिया, ये क्या बना, हाफ H2 बना, ठीक है, H2 गैस बना हमारा, ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब देखो अगर मैं इसका मान लो क्या करूं, ई सेल लिखना चाहूँ, ई हाफ से लिखना चाहूँ इसका मैं, ठीक है, तो ई हाफ क्या होगा, H+H2 गैस, ये चीज हो जाएगी। ये किसके इक्वल होएगा, E0 PT सॉलिड H+H2, ये चीज यहाँ पे PT भी लिख लेना, यहाँ PT मैं लिख, सॉरी सॉलिड यहाँ, ठीक है, ठीक है, यहाँ चीज हो जाएगी, हाइड्रोजन के साथ जाएगा ना वो। चलो देखो अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैंने ये चीज लिखा, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, -0.059/n। अब मुझे लोग लिखना होगा, तो देखो लोग में क्या है, अब देखो एटमॉस कंसंट्रेशन भी इन्वॉल्व है और गैसियस स्पीशीज बन रही है तो प्रेशर भी इन्वॉल्व है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे क्या करूंगा बेसिकली, देखो मैं लिखूंगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट में क्या है, हाइड्रोजन गैस है, तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस रेज्ड टू इट्स स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H+, ठीक है, मेरा इसमें उसमें आएगा ये चीज, ये होगा। और E0 स्टैंडर्ड तो मुझे पता है कितना होता है, 0 होता है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, EH+H2 PT सॉलिड, ये क्या देगा मुझे, -0.059, और N कितना ले रहा हूं मैं, यहाँ पे कितना ट्रांसफर हो रहा है, 1 का ट्रांसफर हो रहा है, चलो फिर भी लिख देते हैं अगर मान लो कोई, तो ये क्या आ जाएगा, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन रेज टू पावर हाफ डिवाइड बाय H+ का कंसंट्रेशन। तो ऐसे हम क्या है फिर उसमें लिखते हैं, अगर हमारा प्रेशर और क्या है कंसंट्रेशन दोनों इन्वॉल्व हो रहे हो, ठीक है, और प्रेशर हमारा किस में होना चाहिए, बेसिकली मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, एटमॉस्फेयर में होना चाहिए। तो यहाँ तक क्लियर है सबको, यहाँ तक क्लियर है कैसे करना है ये चीज, कैसे हमें नर्स्ट इक्वेशन लिखनी है। N1 देखो बेटा, क्योंकि N यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हो, कितने गेन कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर गेन कर रहा है ना वो, इसलिए N1 हो गया हमारा, ठीक है, ये चीज हो जाएगी। हाँ लेकिन अगर किसी रिएक्शन के साथ लिखोगे इसको तो हो सकता है N बदल जाए, हो सकता है N बदल जाए, क्योंकि वहां पे फिर ये हो सकता है कि कोई क्या पता वो 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा हो हमारा, ठीक है। हाँ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर N की वैल्यू 1 हो जाएगी बेसिकली। क्लियर है यहाँ तक, चलो आगे चलते हैं, देखो अच्छा तुमने इक्विलिब्रियम में एक्टिविटी का कंसेप्ट पढ़ा है, एक्टिविटी का, अच्छा चलो H वाला एक बार रिपीट कर देते हैं, बच्चे कह रहे हैं H वाला रिपीट कर देते हैं। देखो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए हमने ये रिएक्शन देखी थी, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए ये रिएक्शन होती है कि H+ इलेक्ट्रॉन और वो क्या है हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है, H+ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो मैंने क्या देखना चाहा, मैं अभी नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस पे बात कर रहा हूँ, जहां पे स्टैंडर्ड कंसेंट्रेशन क्या है 1 मोलर नहीं है, ठीक है, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। तो उस पे जब ई सेल निकालना होगा तो कैसे निकालोगे, तो तुम नर्स्ट इक्वेशन का अप्लाई करोगे, नर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करोगे, देखो तुमने नर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई किया तो क्या हुआ, ई किसके इक्वल आया, E0 -0.059 log प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो जैसे मैंने तुम्हें बताया था ना, जो रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है वो QC भी हो सकता है अगर कंसंट्रेशन के टर्म में बात कर रहे हो, अगर प्रेशर के टर्म में बात कर रहे हो तो वो QP भी हो सकता है, और वो प्रेशर और कंसंट्रेशन के टर्म में बात करनी पड़ जाए तो वो QPC भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखो गैसेस इन्वॉल्व है और कंसंट्रेशन भी इन्वॉल्व है, तो यहाँ तुम्हें दोनों चीज लेके चलनी पड़ेगी, प्रेशर भी लेके चलना पड़ेगा और कंसंट्रेशन भी लेके चलना पड़ेगा,
ठीक है, ये चीज थी। और मैंने बोला कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल तो जो हाइड्रोजन स्टैंडर्ड होता है उसका तो पोटेंशियल जीरो होता है ना, हम जीरो मान के चलते हैं। तो ये क्या आ जाती है, ये हमारा इक्वेशन आ जाता है बेसिकली। ठीक है, स्लो हो जाते हैं, ठीक है, फास्ट भाग रहा हूँ, स्लो हो जाते हैं, कोई नहीं, ठीक है ठीक है, अब आगे से स्लो रहूंगा थोड़ा, ठीक है, चलो देखो, ठीक है चलो। अब हम, हाँ मैं क्या बताने वाला था, इसमें ये चीज हो गई हमारी, ठीक है। अब हम कुछ चीजें और देखते हैं। देखो तुमने अगर बात करें इक्विलिब्रियम में एक्टिविटी के बारे में पढ़ा होगा, कंसंट्रेशन और एक्टिविटी दो अलग अलग चीजें होती हैं, ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है? ओके, नहीं पढ़ा तुमने, चलो कोई नहीं। देखो दो चीजें होती हैं, ठीक है, दो चीजें होती हैं, एक्टिविटी और कंसंट्रेशन। ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस थोड़ा थोड़ा ऊपर से देखना है बस कैसे। एक्टिविटी क्या होती है हमारी, बेसिकली इफेक्टिव कंसंट्रेशन होती है। एक्टिविटी हमारी क्या है, इफेक्टिव कंसंट्रेशन होती है बेसिकली। इफेक्टिव कंसंट्रेशन का मतलब क्या हो गया कि कई बार क्या होता है, जैसे जो हम कंसंट्रेशन डालते हैं, ठीक है, हो 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 सकता है कि वो सारा का सारा पार्टिसिपेट कर जाए रिएक्शन में, हो सकता है कि वो कुछ पार्टिसिपेट करे, ठीक है। तो एक्टिविटी क्या बताती है, इफेक्टिव कंसंट्रेशन जो कि पार्टिसिपेट कर रही है रिएक्शन में, एक्चुअल में जो पार्टिसिपेट कर रही है। जैसे हमने नॉन आइडियल सोल्यूशन का केस देखा था ना, नॉन आइडियल सोल्यूशन का केस देखा था, हाँ एक्टिव मास का कंसेप्ट था ना, वही है एक्टिव मास का कंसेप्ट, वही एक्टिविटी से रिलेटेड है बेसिकली, ठीक है। जैसे हमने क्या बात की थी, हाँ नॉन आइडियल सोल्यूशन देखा था, हमने कहा था कि हम जब दो सोल्यूशन को मिक्स करते हैं ना, तो होता क्या है कि उनके इंटरेक्शन में फर्क आ जाता है, कभी इंटरेक्शन वीक हो जाती है पहले से और कभी इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ठीक है। तो अब मान लो अगर तुम जैसे एक सल्यूट ले रहे हो, ठीक है, एक सल्यूट ले रहे हो, तुम उसको पढ़ रहे हो, उसकी स्टडी कर रहे हो, तुम्हें कुछ प्रॉपर्टीज और दिखेंगी। वही सल्यूट को अगर मान लो किसी ऐसे मतलब चीज के अंदर डाल दे जहां वो इंटरेक्शन कर रहा है, ठीक है, वहां वो इंटरेक्शन कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी प्रॉपर्टीज में फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ठीक है, पड़ेगा उसकी प्रॉपर्टी में फर्क पे। तो मतलब यही कहना चाह रहा हूँ, मतलब पहले वो जितना एक्चुअल पार्टिसिपेट कर रहा था ना, अब वो उतना एक्चुअल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, अगर उतना ही अमाउंट ले लिया मैंने, तो वो उसकी क्या हो जाती है, एक्टिविटी हो जाती है, इफेक्टिव कंसंट्रेशन, वो कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, बस इतना तुम्हें ध्यान रखना है। तो ये चीज है। तो देखो अब इन इक्वेशंस में जो हम कंसंट्रेशन लिखते हैं वो क्या है, वो मतलब कि वो बेसिकली क्या है, वो जरूरी नहीं है ना कि सही भी हो सकती है या नहीं हो सकती है, हमें नहीं पता है वो, ठीक है, हमें नहीं पता है। इसलिए कई बार तुम देखोगे क्वेश्चन में क्या हो सकता है, तुम्हें क्या है वो एक्टिविटीज दे दे, तुम्हें वो क्या है सब स्पीशीज की एक्टिविटीज दे दे, एक्टिविटीज कैसे ए दे दे, तुमको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ नहीं करना तुमको। अगर उसने तुम्हें एक्टिविटीज दे रखा है, ठीक है, अगर तुम्हें उसने एक्टिविटीज दे रखा है तो तुम्हें क्या है बस एक्टिविटी लिखनी है वहां पे। एक्टिविटी कैसे, जैसे मान लो मैंने अभी बोला ना, जैसे मैंने ये डेनियल सेल लिखा था, ई नोट सेल था, -0.059/n था, लोग, हमने ये लिखा था कंसंट्रेशन, देखो ऊपर हमने जब डेनियल सेल की बात की थी तो हमने कंसंट्रेशन लिखा था, बस इसकी जगह तुम क्या कर दोगे, एक्टिविटीज लिख दोगे, AZN+2 ACU+2, बस एक्टिविटीज की टर्म में डील कर लोगे, ठीक है, ये बताना चाह रहा हूँ बस मैं, ठीक है। और हमें कैसे, देखो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में वही 99% वाले क्वेश्चन में वो तुम्हें कंसंट्रेशन से ही डील करवाएगा, वो तुम्हें एक्टिविटी से करवाएगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन मतलब आईआईटी मेंस लेवल में तो बिल्कुल ही नहीं करवाएगा वो, ठीक है, हो सकता है एडवांस लेवल में तुम्हें क्या है एक्टिविटी कोफिशिएंट के बारे में बता दे, मतलब एक्टिविटी के बारे में डील कर ले वो तुमसे, लेकिन मेंस लेवल में कंसंट्रेशन तक ही रखता है। बस इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा पता होना चाहिए, कल को कुछ आ जाए तो तुम्हें कंफ्यूजन ना हो कि ये क्या हो गया, ठीक है, ये चीज है। तो देखो एक्टिविटी और कंसंट्रेशन में क्या रिलेशन होता है, बेसिकली एक्टिविटी जो होता है वो क्या है, गामा इंटू सी होता है, और गामा क्या कहलाता है, एक्टिविटी कोफिशिएंट कहलाता है, एक्टिविटी कोफिशिएंट कहलाता है, ठीक है। तो अगर मान लो उसने क्वेश्चन में, तुम्हें कैसे पता चलेगा एक्टिविटी यूज करनी है या कंसंट्रेशन यूज करनी है, देखो अगर उसने सिर्फ लिख रखा है कंसंट्रेशन लिख रखी है, मतलब कि वैल्यूज लिख रखी है, तो तुम्हें सीधा कंसंट्रेशन लिखना है, जब तक वो तुम्हें क्या है गामा की वैल्यू ना दे दे, जब तक वो तुम्हें गामा की वैल्यू ना दे दे तब तक तुम क्या है कंसंट्रेशन में ही डील करोगे जो भी दे रखा है, ठीक है। दो चीजें करेगा वो, या तो वो सीधा एक्टिविटी ही देगा, या वो क्या करेगा कंसंट्रेशन देगा, कंसंट्रेशन के साथ वो क्या देगा, गामा देगा, ताकि तुम क्या है एक्टिविटी निकाल सको। दोनों केसेस में तुमको एक्टिविटी यूज करनी है, बस ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है, ये चीज है।
हाँ, तो ये हमारे एक्टिविटी कोफिशिएंट हो गए। देखो तो वो क्या है, कैसे रिलेट होता है, जो एक्टिविटी होती है वो गामा इंटू कंसंट्रेशन होता है। ठीक है, अब हमने बात की थी कि याद करो कि डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए क्या है, नॉन आइडियल जो है आइडियल को अप्रोच करते हैं बेसिकली। ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होता है, वो फर्क जो होता है ना इंटरेक्शन पे जो फर्क पड़ता है वो इतना नहीं पड़ता है। तो हमारा जो कंसंट्रेशन और एक्टिविटी क्या है, इक्वल हो जाते हैं। हमारे जो कंसंट्रेशन और एक्टिविटी क्या है, इक्वल हो जाते हैं। इसलिए हम सब में ये मान के चलते हैं कि हम डाइल्यूट सॉल्यूशंस की ज्यादा बात कर रहे हैं, इसलिए हम कंसंट्रेशन को ही, एक्टिविटी को ही कंसंट्रेशन ही लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये चीज हो गई कि गामा जैसे जैसे अप्रोच करेगा वन को, जैसे जैसे गामा अप्रोच करेगा फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, गामा क्या करता है, वन को अप्रोच करता है। वन को अप्रोच करता है तो जो एक्टिविटी है वही कंसंट्रेशन के इक्वल आ जाती है। इसलिए हम क्या है, इनको यूज कर लेते हैं, एक्टिविटी की जगह कंसंट्रेशन को यूज कर लेते हैं हमें। ठीक है, ये चीज रहती है। तो यहाँ ये कंसेप्ट समझ में आया तुमको, ये कंसेप्ट समझ में आया। यहाँ पे एक्टिविटी और तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें बस क्या कहते हैं, हाँ, तुम्हें बस ये करना है, कंसंट्रेशन को ही यूज करना है, अनलेस उसने क्वेश्चन में कुछ एक्टिविटी का जिक्र नहीं किया, या उसने गामा का जिक्र नहीं किया। ठीक है, या उसने ए ही दे दिया सीधा, फिर तो तुम्हें एक्टिविटी ही यूज करना है। करना कंसंट्रेशन की जैसे ही है, जैसे कंसंट्रेशन रखते हो बस उसकी जगह एक्टिविटी रख देनी है। ठीक है, बस ये है। चलो ठीक है, तो आगे चलते हैं अब हम। ये चीज होगी। चलो, तो ये हमारी नर्स्ट इक्वेशन होगी। अब तुम्हें ना नर्स्ट इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, तुम्हें कुछ नहीं करना नर्स्ट इक्वेशन में। ई जो है ये 0.059 n, ठीक है, ये जो चीज रहती है बस प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखना है, बीच में माइनस साइन होना चाहिए। ठीक है, ये चीज हो जाती है। हाँ हाँ, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के केस में हम क्या करते हैं ना, एक्टिविटी को क्या है, वन मान लेते हैं। ठीक है, प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड के केस में हम एक्टिविटी को वन मान लेते हैं, इसलिए हम जब भी सॉलिड और लिक्विड की बात करते हैं तो हम एक्टिविटी वन ले लेते हैं। ठीक है, ये चीज है। इसका रीजन होता है, इसका रीजन हम कभी फुर्सत में बैठ के डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी डिस्कस करने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि मतलब ये समझ लो कि अभी सच में कोई पॉइंट नहीं है, उसको काम भी नहीं आना कहीं पे। बस अभी याद रखो कि ऐसा है। ठीक है, जब फुर्सत में कभी बैठेंगे फिर कर लेंगे हम डिस्कस इस चीज को। ठीक है, चलो। अच्छा चलो देखो, ये चीज हो गई। अब हम चलते हैं कि इक्वली, जैसे हमने ये पढ़ लिया, सेल पोटेंशियल पढ़ लिया। ठीक है, अब सेल पोटेंशियल का रिलेशन देखते हैं। देखो हमने क्या बोला कि सेल पोटेंशियल जो है रिएक्शन कोएफिशिएंट पे डिपेंड कर रहा है बेसिकली। तो ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं वो इक्विलिब्रियम पे भी डिपेंड करेगा, मतलब इक्विलिब्रियम के साथ भी रिलेट होगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं अभी हमने जैसे डेल्टा जी देखा था। ठीक है, डेल्टा जी देखा था बेसिकली। ठीक है, जो डेल्टा जी था वहां से ई सेल को भी रिलेट किया था जब हमने नर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन स्टार्ट किया था। ठीक है, तो फिर हम वही देखते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ क्या रिलेशन होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेसिकली, और थर्मोडायनेमिक्स के साथ क्या रिलेशन होता है, तो वो चीज देखते हैं हम। बेटा ये फैक्ट है, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन गामा अप्रोचेस वन होता है, गामा अप्रोचेस वन हो जाता है मतलब। ठीक है, ये चीज है। चलो देखो, अब हम क्या है, थर्मोडायनेमिक्स, सॉरी थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम के साथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन, मतलब इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का रिलेशन देख रहे हैं हम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन, नर्स्ट इक्वेशन। तो चलो देखो, चलो देखो मैंने क्या बोला था, यहाँ ध्यान से देखना। ये डैनियल सेल की बात करते हैं। मैंने क्या बोला था कि मैं अगर जिंक +2 बढ़ाऊंगा तो मेरा ई सेल घटेगा, है ना। मैं जिंक +2 बढ़ाऊंगा तो ई सेल घटेगा, और अगर मैं कॉपर +2 बढ़ाऊंगा तो ई सेल बढ़ेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान देना जरूर। मैंने डैनियल सेल में क्या बोला था कि मैं जिंक +2 बढ़ाऊंगा तो ई सेल क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, ये तुम इक्वेशन से भी देख सकते हो कि मैं ई सेल डिक्रीज कर रहा हूँ। अगर मैं कॉपर +2 बढ़ाऊं तो ई सेल बढ़ेगा, ई सेल बढ़ेगा। ठीक है, ये चीज थी, ये हमने पढ़ी थी। अब मुझे ये बताओ, डैनियल सेल में हो क्या रहा था टाइम के साथ, टाइम के साथ क्या हो रहा था, ये चीज तो हो ही रही थी कि जिंक +2 बढ़ रहा था, या कि जिंक जो है जिंक +2 में जा रहा था। जिंक क्या है, जिंक +2 में जा रहा था तो ई सेल डिक्रीज होगा। ठीक है, और कॉपर +2 क्या हो रहा था, वहां पे ये चीज नहीं हो रही थी। वहां पे डैनियल सेल में क्या हो रहा था, कॉपर +2 डिक्रीज कर रहा था, क्योंकि वो सॉलिड बन रहा था, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके सॉलिड में जा रहा था। तो कॉपर +2 डिक्रीज हो रहा था, तो भी क्या होगा, ई सेल डिक्रीज होगा। मतलब क्या हुआ, डेनियल सेल की अगर हम बात करें तो हमने ये देखा था कि अगर हमारा मतलब कि वहां पे हो क्या रहा था, Zn+2 बढ़ रहा था और कॉपर +2 क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। दोनों किसको फेवर कर रहे थे, ई सेल के डिक्रीज होने को। दोनों क्या कर रहे थे, ई सेल को डिक्रीज कर रहे थे, यानी सेल पोटेंशियल को डिक्रीज कर रहे थे। तो ऑब्वियस ही बात है देखो,
ऑब्वियस सी बात है, देखो क्या होगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 था बाय एन लॉग Zn प्लस 2 डिवाइड बाय Cu प्लस 2। ये थी हमारी इक्वेशन, ठीक है, ये चीज थी, लास्ट इक्वेशन थी। हाँ, तो देखो मैंने क्या बोला था वहां पे कि Zn प्लस 2 क्या हो रहा है, डेनियल सेल में क्या हो रहा है, Zn प्लस 2 बढ़ रहा है, Zn प्लस 2 बढ़ रहा है क्योंकि जिंक जो है Zn प्लस 2 में कन्वर्ट हो रहा था वहां पे, ठीक है, तो जिंक प्लस 2 आयन बढ़ रहे थे। कॉपर प्लस 2 आयन क्या हो रहे थे, डिक्रीज हो रहे थे, डिक्रीज हो रहे थे। क्यों डिक्रीज हो रहे थे, क्योंकि वहां पे कॉपर प्लस 2 क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर सॉलिड बना रहे थे, तो कॉपर प्लस 2 आयन की कंसंट्रेशन कम हो रही थी टाइम के साथ, ठीक है, जैसे जैसे सेल रिएक्शन चल रहा था तो टाइम के साथ वो कंसंट्रेशन कम हो रही थी। तो अब देखो, अब Zn प्लस 2 अगर बढ़ रहा है और कॉपर प्लस 2 डिक्रीज हो रहा है, तो दोनों चीजों में क्या हो रहा था, ई सेल क्या है, डिक्रीज हो रहा था, दोनों में ई सेल क्या डिक्रीज होगा कि नहीं होगा, ठीक है, तो ये चीज हो जाएगी। तो होगा क्या, जैसे जैसे ई सेल डिक्रीज होगा, जैसे जैसे सेल पोटेंशियल डिक्रीज होगा, तो एक स्टेज आएगी जहां पे ई सेल क्या है, जीरो हो जाएगा, जहां पे एक स्टेज ऐसी तो आएगी आएगी जहां पे ई सेल क्या है, जीरो हो जाएगा, है ना, ई सेल जीरो हो जाएगा। बस जब ई सेल जीरो हो गया, इसका मतलब क्या है कि सेल ने काम करना बंद कर दिया, सेल इज नॉट वर्किंग। अब सेल क्या है, कोई पोटेंशियल तो जनरेट कर नहीं रहा, जब कोई पोटेंशियल ही जनरेट नहीं कर रहा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा ही नहीं। अब तो सेल ने क्या कर दिया, काम करना बंद कर दिया, ठीक है, ये चीज हो गई हमारी, सेल इज नॉट वर्किंग, ठीक है। तो अब देखो, अब हमने एक चीज पढ़ी थी कि जो डेल्टा जी होता है वो क्या होता है, माइनस एन एफ ई सेल होता है, माइनस एन एफ ई सेल होता है, ये हमने नर्स्ट इक्वेशन की स्टार्टिंग में पढ़ा था, जब मैंने बताया था डिक्रीज इन फ्री एनर्जी वो क्या है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन कितना हो रहा है उसके बराबर होता है। चलो यहां से क्या हुआ, जब मेरा ई सेल जीरो हो गया, जब मेरा ई सेल जीरो हो गया तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि डेल्टा जी भी जीरो हो जाएगा मेरा, जब ई सेल इक्वल टू जीरो हो गया तो डेल्टा जी जीरो हो जाएगा। अब किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा जी जीरो कब होता है, जब वो रिएक्शन क्या है, इक्विलिब्रियम पे आ जाती है, जब वो रिएक्शन क्या है, इक्विलिब्रियम पे आ जाती है। तो मतलब यहां से एक चीज समझ निकल के आई, मतलब निकल के आई सामने कि जब इक्विलिब्रियम आएगा, जब सेल के अंदर इक्विलिब्रियम आएगा, तब हमारा क्या होगा, बेसिकली ई सेल क्या है, जीरो हो जाएगा, जब हमारा ई सेल क्या है, जीरो हो जाएगा, और इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी भी क्या होता है, जीरो होता है। तो अगर सेल में जो सेल पोटेंशियल है वो जीरो हो गया, ठीक है, सेल पोटेंशियल जीरो हो गया, तो नर्स्ट इक्वेशन देखो कैसे मॉडिफाई हो जाएगी, ई नोट सेल था माइनस, मैं सीधा मतलब वो लिख रहा हूँ 0.059 बाय एन लॉग क्यूसी था, ठीक है, क्यूसी या क्यूपी जो भी होता है, मैं सी तो नहीं रिप्रेजेंट करता कॉमन, हाँ क्यू था, लॉग रिएक्शन क्वेश्चन था। तो मुझे ये बताओ, देखो हुआ क्या, मैंने बोला कि सेल क्या है, थोड़ी देर मतलब कि सेल क्या होगा, काम करेगा, ठीक है, स्टार्टिंग में काम करेगा, धीरे धीरे क्या है उसका सेल पोटेंशियल डिक्रीज होता रहेगा, और एक स्टेज पे आएगा जब उसका सेल पोटेंशियल क्या है, जीरो हो जाएगा, तब वो क्या है, काम करना बंद कर देगा। तो मैं क्या बोलूंगा कि जब सेल पोटेंशियल जीरो हो गया तब इक्विलिब्रियम आ गया, मतलब इक्विलिब्रियम आने की कंडीशन क्या हो जाती है कि ई सेल क्या है, जीरो हो जाता है। तो जब इक्विलिब्रियम आया हमारा, इक्विलिब्रियम आया तो ई सेल जीरो हो गया, ई सेल जीरो हो गया। अगर ई सेल जीरो हो गया और रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या बन जाएगा इक्विलिब्रियम पे, के इक्विलिब्रियम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, है ना। तो ये क्या बन गया हमारा, बेसिकली देखो टी सेल जीरो हो गया, ठीक है, ई नोट सेल तो फिक्स रहता है, ये कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट होता है, पहले ही बताया मैंने तुमको। ये क्या आ गया 0.059 बाय एन, ठीक है, लॉग के आ गया, बेसिकली लॉग के इक्विलिब्रियम आ गया हमारा। तो इससे मैं क्या है, ई नोट सेल बेसिकली क्या हो जाएगा मेरा, ये आ जाएगा, इधर गया नेगेटिव 0.059 बाय एन लॉग के इक्विलिब्रियम। तो लॉग के इक्विलिब्रियम माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, लॉग के इक्विलिब्रियम कितना आ गया, बेसिकली ये आ गया एन ई नोट सेल डिवाइडेड बाय 0.059, ये आ गया हमारा, ठीक है, ये आ गया हमारा। अगर मैं इसको नॉर्मली वैसे करता, आर टी बाई एन एफ की फॉर्म में रखता तो क्या आता, देखते हैं चलो, ठीक है, मैं यहीं साइड में ही कर देता हूँ, दो इक्वेशन तुम्हें समझ में आ जाएंगी ये। अगर मैं इसको ऐसे करता, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन क्यू, तो जब ई सेल जीरो होता, ठीक है, तो ई सेल जीरो तो क्यू क्या बन जाता, के इक्विलिब्रियम बन जाता, तो ये क्या आता, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट, सॉरी ई सेल तो जीरो ही हो गया हमारा, ये क्या आ जाता हमारा, ये जीरो इज इक्वल टू
ए नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन के इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये क्या हो जाता है यहाँ पे, माइनस ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन के इक्विलिब्रियम, ये चीज रहती, ये कटता, तो यहाँ से एल एन के इक्विलिब्रियम किसके इक्वल आ जाता है, एल एन के इक्विलिब्रियम किसके इक्वल आ जाता है, एन एफ ए नॉट सेल डिवाइड बाय आर टी। ठीक है, ये चीज भी है, तो यहाँ से ऐसे भी, ठीक है, ये ऐसे आ जाता। ठीक है, ये क्लियर है सबको कि हमने यहाँ क्या किया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लिया बेसिकली, ई नोट सेल के साथ उसका रिलेशन निकाले, क्या रिलेशन होगा क्या नहीं, ये क्लियर है यहाँ पे। तो यहाँ पे अब एक चीज ध्यान रखना, ठीक है, जैसे मैंने कल भी बताया था तुमको कि ये ध्यान रखना, जैसे ई नोट सेल है, ई नोट सेल क्या होता है, कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट होता है, मैंने तुम्हें कल भी बताया था लास्ट क्लास में भी कि कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट होता है, कंसंट्रेशन में वो बिल्कुल डिपेंड नहीं करता, इसलिए उसको जीरो नहीं किया हमने। और जो ई सेल है वो क्या है, कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होता है। ठीक है, कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होता है वो, ठीक है, कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होता है। अब ई नोट सेल देखो कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट है, ठीक है, ई नोट सेल क्या है, मुझे क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन पे ये क्या बता रहा था, बेसिकली स्टैंडर्ड कंडीशन पे क्या बता रहा था, सेल का कंस्ट्रक्शन बता रहा था, स्टैंडर्ड कंडीशन पे सेल का कंस्ट्रक्शन बता रहा था, सेल कंस्ट्रक्ट होगा या नहीं होगा। ठीक है, और दूसरा क्या है, वर्किंग के बारे में बता रहा था, मैंने कल बताया था ना कि अगर मान लो ई नोट सेल क्या है, अगर नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब सेल काम ही नहीं करेगा, सेल गलत ही बना है तुम्हारा, और अगर ई नोट सेल पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, सेल काम करेगा अच्छे से। सेम यही है, ई सेल भी क्या है, वर्किंग के बारे में बताएगा, अगर ई सेल ग्रेटर देन जीरो है तो सेल क्या है, अच्छे से काम करेगा, सेल वर्क करेगा। लेकिन अगर मान लो ई सेल जो है हमारा क्या हो गया, जीरो के इक्वल आ गया, तो मतलब उसमें इक्विलिब्रियम आ गया, तो नो वर्किंग। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना बस। ठीक है, ये चीज हो जाएगी, इसका मतलब ई सेल जीरो होने का मतलब सीधा सीधा क्या है हमारा कि सेल इक्विलिब्रियम पे आ चुका है, बस क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और उसका रिलेशन हो गया इस ई नोट सेल का। चलो अब हम चलते हैं थर्मोडायनेमिक्स और इसका क्या रिलेशन है, थर्मोडायनेमिक्स फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सीधा रिलेशन लिखते हैं, थर्मोडायनेमिक एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब देखो ये हम कर चुके हैं, देखो हमने क्या बोला था कि जब भी डेल्टा जी होता है हमारा, ठीक है, जो डेल्टा जी होता है, जो गिब्स फ्री एनर्जी में डिक्रीज होता है, वो किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन कितना हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली ये डेल्टा जी क्या बता रहा है हमें, ये डेल्टा जी हमें क्या बता रहा है कि मैक्सिमम वर्क हम कितना एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल वर्क हम कितना एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है, उस सेल से, तो ये बता रहा है हमें। तो मैंने तुम्हें बताया था कि डेल्टा जी जो होता है माइनस एन एफ ई सेल होता है, तो ये सारे को क्लियर था ना, ये कैसे आया, ये सारे को क्लियर था ना, ये कैसे आई, ये मैंने बताया था कि पोटेंशियल क्या वर्क डन निकालना है हमको, पोटेंशियल इनटू चार्ज होता है, फिर ये सब। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो बोल दो, मैं रिपीट कर देता हूँ, नहीं तो फिर आगे चलते हैं हम सीधा। फिर मैंने बोला कि अगर स्टैंडर्ड कंडीशन पे लेते हैं तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे ये क्या हो जाता है, एन एफ ई नॉट सेल हो जाता है। ठीक है, ई नॉट सेल हो जाता है। तुम्हें मेरी आवाज आ रही है ना, हाँ चलो ठीक है, बता देता हूँ ठीक है, चलो देखो मैंने क्या बोला था, याद करो। हाँ, मैंने क्या बोला था कि देखो डेल्टा जी जो होता है ना, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, वो हमें क्या बताता है, जो भी गिब्स फ्री एनर्जी में डिक्रीज आता है, बेसिकली डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी, वो हमें क्या बताता है कि हम कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल वर्क कर सकते थे उस सेल से, उसकी रिएक्शन में जो भी मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल वर्क डन बताता है। ठीक है, मैंने ये बोला था कि जो भी डिक्रीज होता है डेल्टा जी में, ठीक है, डेल्टा जी में जो डिक्रीज हो रहा है बेसिकली, तो मैं बता रहा था उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल वर्क हम कितना कर सकते हैं, वो चीज रहती है। और मुझे पता है इलेक्ट्रिकल वर्क डन कैसे निकालते हैं हम, पोटेंशियल हमारा क्या होता है, बेसिकली पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल होता है हमारा वर्क डन बाय चार्ज, वर्क डन बाय चार्ज ये होता है हमारा। ठीक है, अब यहां से हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिकल वर्क निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल इंटू चार्ज हो जाएगा, पोटेंशियल इंटू चार्ज हो जाएगा। पोटेंशियल मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे पोटेंशियल क्या लग रहा है, ई सेल लग रहा है। और चार्ज की अगर मैं बात करूं तो मैंने बताया था यहाँ पे जब भी रिएक्शन होते हैं तो एन इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है,
n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है 1 फैराडे, तो n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज हो जाएगा, ई सेल जो हो जाए चार्ज कितना हो जाएगा, nf हो जाएगा। तो मेरा वर्क डन कितना आया, बेसिकली वर्क डन कितना आया मेरा, nf ई सेल आया। ठीक है, ये चीज हो गई। और फिर मैंने बताया था ये वर्क डन किसके इक्वल होगा, जितना हमारा डेल्टा जी में डिक्रीज आ रहा है उतना ही तो हमारा वर्क डन होगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि माइनस डेल्टा जी जितना होगा उतना ही तो हमारा वर्क डन हुआ, जितना मतलब हमने वर्क किया उतनी तो एनर्जी कम होगी ना उसकी। ठीक है, उतनी तो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज ज्यादा मतलब कम आए, मतलब नेगेटिव में होगा, बेसिकली उसका डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये चीज आ गई। तो यहाँ से मैंने ये निकाला था कि डेल्टा जी क्या होता है मेरा, एनएफ ई सेल के बराबर होता है। ठीक है, और डेल्टा जी नोट अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात करूं, अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात करूं तो डेल्टा जी नोट जो है वो क्या आ जाएगा, माइनस एन एफ ई नोट सेल के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज है हमारी। अब यहां से हमें देखो, चलो एक तो ये चीज हो गई। ठीक है, यहां आप देखो कि मैं तुम्हें दो तीन चीजें बताता हूँ इसके बारे में, क्या रहती है क्या नहीं रहती है। यहाँ थोड़ा इंपॉर्टेंट सी चीज आएगी। देखो डेल्टा जी नोट जो है बेसिकली, ठीक है, डेल्टा जी नोट की अगर मैं बात करूं वो क्या है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। जबकि जो ई नोट होता है बेसिकली हमारा, वो क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, मुझे ये बताओ एक्सटेंसिव और इंटेंसिव क्या होते हैं, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव, अगर किसी को कुछ आइडिया हो, तुमने पढ़ा हो पहले इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो देखो तुमने शायद पढ़ा होगा, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा कि इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होती हैं। वो प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कैसी प्रॉपर्टीज होती है, जो एडिटिव हो सके, जो एडिटिव प्रॉपर्टी होती है। और इंटेंसिव क्या होती है, नॉन एडिटिव होती है। मतलब ऐसे समझो, जैसे मान लो मैंने क्या किया, ठीक है, मैंने क्या किया, एक गिलास में जैसे मान लो 50 ml पानी ले लिया, और मैंने दूसरे गिलास में 50 ml पानी ले लिया। ठीक है, 50 ml पानी ले लिया। अब हमने क्या किया, हाँ, अब हमने क्या किया, मान लो जैसे कि दोनों को ऐड कर दिया तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। उसका पहले वॉल्यूम 50 था, दूसरे वाले का 50 था, तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा दोनों का। ठीक है, मतलब कि दोनों का वॉल्यूम ऐड हो जाएगा, तो वॉल्यूम क्या होगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। अगर मैं मान लो दोनों का टेम्परेचर की बात करूं, उसका 50 डिग्री सेल्सियस था, एक पहले गिलास में जो पानी था, दूसरे वाले पानी का जो था वो भी 50 डिग्री सेल्सियस था। जब मैं दोनों को मिक्स करूंगा तो क्या उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तो नहीं हो जाएगा ना, 100 डिग्री सेल्सियस तो नहीं हो जाएगा ना उसका टेम्परेचर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर क्या है, हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है कि वो ऐड नहीं होती है आपस में। ठीक है, तो यही चीज यहाँ है कि ई नोट जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, और डेल्टा जी नोट जो होता है हमारा वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो मतलब अगर मैं ये कहना चाहूं, देखो अगर मैं ये कहना चाहूं, देखो जरा, मान लो डेनियल सेल की बात करते हैं, जिंक क्या हो रहा था, हाफ सेल रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, Zn+2 एक्वस और 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा था। मान लो मुझे इसका ई नोट दे रखा है, Zn से Zn+2 जाने का ई नोट दे रखा है मुझे कुछ। ठीक है, ये चीज हो गई। ठीक है, अब मेरा क्या है, कॉपर+2 एक्वस क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या हो रही थी, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा था, ये क्या बना रहा था, Cu+2 एक्वस बना रहा था। ये मुझे क्या दे रखा था, ई नोट इसका दे रखा था, Cu+TCU। अगर मैं इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर दूं, अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन लिख दूं, ओवरऑल रिएक्शन लिख दूं, तो ओवरऑल रिएक्शन ये आ रही है, कॉपर सॉलिड था यहाँ पे। ठीक है, Zn+2 एक्वस और कॉपर, ये चीजें, ये मेरी ओवरऑल रिएक्शन हो गई। अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि इसका ई नोट बताओ क्या होगा, तो तुम ई नोट क्या लिखोगे, ई नोट सेल क्या लिखोगे, यहाँ पे ई नोट सेल लिखोगे तुम, ई नोट Cu, ई नोट Cu+2 Cu प्लस ई नोट Zn से Zn+2। मैंने यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिया इसलिए प्लस किया बीच में। ठीक है, तो मुझे बताओ तुम इसका ई नोट सेल यही लिखोगे कि नहीं लिखोगे, है ना, तुम इसका ई नोट सेल यही लिखोगे। अब तुम्हारे दिमाग में एक चीज आ रही होगी, इसका इंडिविजुअली दे रखा था, इसका इंडिविजुअली दे रखा था, ओवरऑल तो हमने क्या कर दिया, ऐड ही तो कर दिया इनको, ओवरऑल निकालने के लिए ऐड ही तो किया। और अभी आप बोल रहे थे कि हम ऐसे क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है वो ऐड नहीं होती आपस में।
तो ये क्या हो गया, अभी आप ऐड भी कर रहे हो और अभी क्या है आप मतलब ऊपर बोल रहे हो कि वो ऐड नहीं होते ऐसे, तो ये क्या दिक्कत हो गई। तो देखो यहाँ पे ये चीज समझने वाली है, ये जो ऐड करके आया ना, ये ऐड हमने इनको नहीं किया है, ये हमने इनको ऐड नहीं किया। देखो ये एडिशन कैसे आया है वो देखते हैं। देखो इसका डेल्टा G1 मान लेते हैं, G1 नोट मान लेते हैं, इसका डेल्टा G2 नोट मान लेते हैं और इसका हम डेल्टा G मान लेते हैं, डेल्टा G नोट रिएक्शन। अब देखो डेल्टा G नोट रिएक्शन है वो क्या होगा, डेल्टा G1 नोट प्लस डेल्टा G2 नोट, ये होगा। यहाँ पे डेल्टा G नोट रिएक्शन अगर मैं लिखूं ई नोट सेल की टर्म में तो क्या आ जाएगा, NF ई नोट सेल आ जाएगा, ठीक है। ये डेल्टा G1 क्या आ जाएगा, NF ई नोट, पहली वाली रिएक्शन का माना था उसका ई नोट क्या था, Zn से Zn+2 था। सेकंड G नोट कितना आ जाएगा, माइनस NF ई नोट, कितना आ जाएगा, ये हमारा Cu+2 से Cu था, ठीक है। ये चीज हो गई। अब देखो ये रिएक्शन में है, F तो कट ही जाएगा सीधा, फैराडे तो सेम रहेगा। अब N की बात करते हैं, ठीक है, N की बात करते हैं। अब N देखो फर्स्ट रिएक्शन में मतलब ओवरऑल रिएक्शन में N कितना ट्रांसफर हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है दिख रहा है, तो यहाँ पे N कितना हो गया, बेसिकली 2 हो गया। फर्स्ट रिएक्शन में N कितना हो गया, 2 हो गया। सेकंड रिएक्शन में भी कितना हो गया, N 2 हो गया। तो ये N से N भी कैंसिल हो गया यहाँ पे। तो यहाँ देखो क्या आया, माइनस ई नोट सेल इसके इक्वल आ गया माइनस ई नोट Zn+2 माइनस ई नोट Cu+2 और Cu। यहां से क्या हो गया, ई नोट सेल किसके बराबर आ गया मेरा, ए नोट Cu+2 Cu प्लस ई नोट Zn+2। ये चीज हुई कि नहीं हुई, ठीक है, ये चीज हुई है यहाँ पे। मतलब हमें जो लग रहा था कि हमने इसको सीधा ऐड कर दिया, वो एक्चुअल में सीधा ऐड नहीं हुए हैं, हमने डेल्टा जीज को ऐड किया था, हमने जो गिब्स फ्री एनर्जी थी इंडिविजुअल रिएक्शन की उनको ऐड किया था, क्योंकि हम गिब्स फ्री एनर्जी को ऐड कर सकते हैं, तो हमने उनको ऐड किया था, जिसका रिजल्ट ये निकला कि ये दोनों हमें ऐसा लग रहा है कि ये ऐड हुए हैं, ठीक है, ये दोनों हमें ऐसा लग रहे हैं ये ऐड हुए हैं, ठीक है, ये ऐड हुए हैं। तो अब ये चीज हो जाती है, ठीक है, ये चीज हो जाती है हमारी कि हम तुमसे अगर कोई पूछ लेना कि तुम बोलते हो कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी है वो ई डेल मतलब ई नॉट, और तुम्हें कह दे कि तो तुमने ऐड करके सीधा ही लिख दिया, तुम एक इंटेंसिव भी बोल रहे हो इसको, ठीक है, तो बोल देना कि वो हुआ क्या था, वो हमने डेल्टा जीज को ऐड किया है बेसिकली, वो उसका रिजल्ट ये निकला है कि हमारा ई नोट सेल उसके टर्म में आ गया है, वो तो कोइंसिडेंटली आ गया हमारा, हमने नहीं ये करा था, हमने नहीं, वो तो कोइंसिडेंटली रिजल्ट आ गया हमारा, ठीक है, ये चीज रहती है। तो ये चीज क्लियर है यहाँ पे, ये चीज क्लियर है यहाँ पे, सबको क्लियर है कि बेसिकली ये जो हम कर रहे हैं, बेसिकली जो ऐड वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, इनडायरेक्टली आ रहा है, हम डायरेक्टली उसको ऐड नहीं कर रहे, ठीक है, ये चीज है। अच्छा अब तुम्हारे दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि सर फिर तो हर रिएक्शन में ऐसे ही होगा, क्योंकि हमने तो जनरल ये चीज पढ़ ली थी ना कि अगर मान लो किसी का भी ई नोट सेल निकालना हो, तुम किसी का ई नोट सेल निकालना हो तो ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड कर दो, ठीक है। ये प्लस माइनस में गड़बड़ मत कर देना, प्लस माइनस का यही सीन है कि मैंने यहाँ पे ना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिया है इसलिए मैंने प्लस लगाया है यहाँ पे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ बेसिकली। अभी प्लस माइनस साइन तो बाद में देखेंगे, पहले जो मेन चीज है वो बताना चाह रहा हूँ कि सर हम तो हर की इक्वेशन में यही करते थे, ई नोट सेल इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड निकालते थे, तो फिर इसमें तो हमें तो फिर डेल्टा जी का यूज करने की जरूरत ही नहीं है, हम तो सीधे ही कर देंगे सब में, हम तो सीधे ही कर देंगे सब में, यही सोच रहे होगे कि फिर तो मतलब क्यों ही अलग से ये पढ़ा हमने, ये हमने क्यों ही पढ़ा, हमें जब पता है कि फाइनल रिजल्ट आना ही यही है, फाइनल रिजल्ट आना ही यही है कि ई नोट सेल निकलना ही ऐसे है, कैथोड प्लस एनोड करके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में और कैथोड माइनस एनोड करके रिडक्शन पोटेंशियल में, ऐसे निकलना है, तो फिर करने की फिर ये अलग से क्यों पढ़ाने की जरूरत पड़ गई हमको। तो वो चीज बताने के लिए कि ये जो चीज है ना, ये वाली जो चीज है तुम कह रहे हो कि ये सीधा आ जाती है, ये हर केस में वैलिड नहीं होती है, हर केस में ऐसे नहीं निकलता है, वो डिपेंड करेगा रिएक्शन कैसी है, रिएक्शन में कैसा है। अब वो चीज बताता हूँ मैं तुमको, मेरा पॉइंट क्लियर हुआ जो मैं कहना चाह रहा हूँ, पहले मेरा पॉइंट समझना कि पॉइंट क्लियर हुआ मैं जो कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब तुमने जितना भी पढ़ा है तुमने हर किसी में ई नोट सेल लगाया है, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, ठीक है, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। अब क्या कहते हैं, हाँ, अगर तुम वो लगा रहे हो तो हमने पहले तो कभी इससे आज से पहले जितनी भी क्लासेस में पढ़ा हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि हमें डेल्टा जी से करना था उसको। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुम ये सोच रहे होगे कि सर फिर तो वो हर जगह वैलिड होगा इसलिए तो हमने पहले ध्यान नहीं दिया उसको, लेकिन नहीं वैलिड होगा, ठीक है, वो वैलिड नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं वो वैलिड नहीं होगा
क्यों नहीं होगा देखो, अब देखते हैं। वो रिएक्शन पे डिपेंड करेगा कि रिएक्शन कैसा है, ठीक है। अब अगर मान लो तुम्हें मैं एक रिएक्शन दे देता हूँ, देखो अब एक क्वेश्चन करते हैं उसमें तुम्हें क्लियर हो जाएगा। मान लो मैंने तुम्हें एक रिएक्शन दे दिया जिसमें मैंने तुम्हें दे दिया NOE Cu2 प्लस से Cu का पोटेंशियल दे दिया, x वोल्ट दे दिया, ठीक है। और जो E नोट है मेरा बेसिकली वो मैंने तुमको दे दिया, ठीक है, Cu+2 से Cu का पोटेंशियल दे दिया y, ठीक है, Cu प्लस सॉरी Cu प्लस का दे दिया y, ठीक है। ये चीज हो गई। तो देखो अब ये चीज क्लियर है, देखो ये चीज हमारी क्या हो जाएगी बेसिकली, अगर हम बात करें तो हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोले अगर मैं तुमसे ये पूछ लूं E नोट बताओ Cu प्लस से Cu का, ठीक है, E नोट बताओ Cu प्लस से Cu का, या ऐसा भी हो सकता है कि मान लो मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, एक मिनट रुको, E नोट दे रखा है Cu+2 से Cu का दे रखा है हमें, और एक हमें दे रखा है Cu प्लस से Cu का, ठीक है। और हमसे वो पूछ ले Cu+2 से Cu प्लस का निकालो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है। अब देखो तुम पहले इक्वेशंस लिख लो इसकी, एक बार इक्वेशंस लिख लेते हैं। देखो हमें किसका निकालना है, हमें इसका निकालना है, Cu+2 से ये क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और क्या बना रहा है, Cu प्लस बना रहा है, ठीक है। हमें इसका E नोट निकालना है बेसिकली। हमें दिया किस किस का हुआ है, हमें दिया हुआ है Cu+2 से 2 इलेक्ट्रॉन का दे रखा है Cu, ये हमें कितना दे रखा है, x वोल्ट दे रखा है, ठीक है। और हमें किसका दे रखा है, Cu प्लस से इलेक्ट्रॉन का बनना Cu दे रखा है, ये हमें क्या दे रखा है, E नोट जो दे रखा है क्या दे रखा है, y वोल्ट दे रखा है, ठीक है। ये चीज हो गई। हमें क्या करना है, इसको इसके लिए निकालना है, तो हम इन दो रिएक्शन को यूज करके इसमें कन्वर्ट कर देंगे। हम इन दो रिएक्शन को यूज करके इसमें कन्वर्ट कर देंगे, कैसे देखो, हमें क्या चाहिए, पहले थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं। हमें क्या चाहिए बेसिकली, Cu+2 इधर, यानी इस रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा हमको, जो थर्ड रिएक्शन है इसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो देखो जरा कैसे, पहली इक्वेशन तो ऐसे ही रखेंगे हम, 2 इलेक्ट्रॉन क्या है Cu दे रहा है, दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, Cu हमें क्या कर रहा है, Cu प्लस और इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है बेसिकली। तो यहाँ E नोट कितना हो गया, x हो गया, यहाँ E नोट कितना हो गया बेसिकली, y वोल्ट हो गया, ठीक है, माइनस वाई हो जाएगा अब, ठीक है, माइनस वाई हो जाएगा क्योंकि रिएक्शन रिवर्स कर दिया हमने। तो E नोट कितना हो गया, -y, ठीक है, ये चीज हो गई। अब इसका ओवरऑल अगर रिएक्शन लिखूं तो ओवरऑल रिएक्शन क्या आएगा, Cu+2 क्या देगा, Cu से Cu कैंसिल हो जाएगा, Cu प्लस और एक इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा, ठीक है, ये चीज हो गई। अब तुम जब इसका E नोट लिखोगे ना Cu+2 से Cu का, तो ये मत कर देना x माइनस वाई होगा कि हमने दो रिएक्शन को ऐड किया है और वो हो जाएगा, नहीं, ये चीज नहीं होगी, ये चीज नहीं होगी। अब ये गलत है यहाँ पे, ये गलत है यहाँ पे, ठीक है। मैंने तुम्हें वैसे ही बोला था, मैंने तुम्हें पहले भी बोला था कि ये जो पोटेंशियल ऐड करके आते हैं ना, ये डेल्टा जी की वजह से आते हैं, और ये हमेशा जरूरी नहीं है कि हर बार सही ही होंगे, ये डिपेंड करेगा रिएक्शन कैसी है। अब क्या है, अब ये देखो, अब मैं चलो इससे निकालता हूँ, चलो मैंने एक तो डायरेक्ट निकाल दी कि हम अगर ऐसा करते, और अगर हम अब डेल्टा जी से निकालते तो क्या होता, देखो ये मैंने डेल्टा जी रिएक्शन मान लिया, ठीक है, इसका डेल्टा जी नोट 1 मान लिया, इसका डेल्टा जी नोट क्या किया, 2 मान लिया मैंने, ठीक है। अब देखते हैं, चलो डेल्टा जी नोट रिएक्शन क्या होगा, वो तो ऐड कर सकते हो ना तुम, तो उसमें तुमने क्या कर दिया, डेल्टा जी1 नोट प्लस डेल्टा जी2 नोट, ये हो गया। डेल्टा जी नोट रिएक्शन क्या होगा, -NF E नोट सेल, ये क्या हो जाएगा, -NF डेल्टा जी1 हमारा क्या हो गया बेसिकली, E कौन सा है हमारा, Cu+2 से Cu जाने का, ठीक है, ये क्या हो गया NF E नोट Cu प्लस से Cu से सॉरी Cu प्लस जाने का है, सेकंड रिएक्शन का। अब F से F कट गया, सॉरी F से F कट गया, अब -N E नोट सेल बचा, -N E प्लस E नोट, सॉरी E नोट Cu+2 Cu बचा, यहाँ क्या बचा, -N E नोट Cu से Cu प्लस, ये बचा हमारा। अब देखो, अब क्या है, N तीनों रिएक्शन में अलग अलग है, N क्या है, अब N जैसे वहां तो कैंसिल हो गया था, वहां तो N देखो कैंसिल हो गया था, क्यों, क्योंकि तीनों रिएक्शन में इसमें भी N2 था, इसमें भी N2 था, इसमें भी N2 था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, N अलग अलग है। फर्स्ट इक्वेशन की बात करूं तो N कितना है, 2 है,
तो ये आ गया, माइनस से माइनस काट रहा हूं मैं, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो, तो ये कितना आ गया बेसिकली, ये आ गया हमारा 2E0 Cu प्लस 2 से Cu, ठीक है, 2E0 Cu प्लस 2 से Cu, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें डेल्टा G2 में, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन था, तो N कितना था, 1 था, ये आया E0 Cu बाय Cu प्लस, ये चीज हो गई, ठीक है, ये चीज हो गई। और जो फाइनल रिएक्शन में देखो इलेक्ट्रॉन कितना था, 1 था, तो E0 सेल आ जाएगा बेसिकली। तो यहां से क्या हो गया, जो E0 सेल हो गया बेसिकली वो कितना हो गया, 2E Cu प्लस 2 से Cu का बनना X माइनस ECU प्लस से Cu का बनना वो क्या था, Y था, ठीक है, वो हमारा क्या था, Y था बेसिकली, ठीक है। हमें क्या दे रखा था, अच्छा ये Y दे रखा, तो ये प्लस Y हो जाएगा बेसिकली, ठीक है, वो Y था, तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ कट जाएगा ना माइनस, तो माइनस Y आएगा, ठीक है, ठीक है, ये चीज हो जाएगी, ठीक है, माइनस मैंने काट दिया था, तो यहाँ प्लस आ गया, तो ये आ जाएगा। तो बेसिकली जो E0 निकालोगे तुम फाइनल रिएक्शन का, E0 फाइनल रिएक्शन का जो निकालोगे तुम X माइनस वाई सोच रहे थे डायरेक्टली करने का, लेकिन डायरेक्टली करने का अगर तुम देख रहे थे, तुम्हारा ये आ रहा है बेसिकली, ठीक है, ये चीज आ रही है बेसिकली तुम्हारी यहाँ पे, और तुम सोच रहे थे कि हम डायरेक्टली करते, नहीं ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। वो हो सकता है कि वो डायरेक्टली जो करें और जो डेल्टा जी से निकाले सेम आ जाए, लेकिन वो हर केस में ऐसा नहीं होगा कि जो तुम डायरेक्टली सोच रहे हो और तुम डेल्टा जी से निकाल रहे हो वो सेम होंगे, हर बार ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो वो हमें कैसे पता चलेगा कब नहीं होगा, कब नहीं होगा, तो देखो कैसे, रिएक्शन पे देखो, रिएक्शन में तुम्हें क्या फर्क दिख रहा है, इस वाली रिएक्शन को कंसिडर करो, ठीक है, और इस वाली रिएक्शन को कंसिडर करो, तुम्हें क्या फर्क दिख रहा है, तुम्हें ये फर्क दिख रहा है कि उस वाली रिएक्शन में क्या था, इलेक्ट्रॉन नहीं बचे थे फाइनल में, और यहाँ क्या हो रहा है, फाइनल में इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, इसका मतलब ये अभी फुल सेल बना ही नहीं है, ठीक है, ये अभी अभी क्या है, हाफ सेल ही है ये बेसिकली, ठीक है। जब भी हमारी क्या है रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन बच जाए, तो हम बोलते हैं कि उसमें हाफ रिएक्शन हुई है, अभी हाफ रिएक्शन है ये बेसिकली, वहां पे क्या है, पूरी कंप्लीट रिएक्शन हुई है, ठीक है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तभी इलेक्ट्रॉन की, तभी जब जब भी हमारा इलेक्ट्रॉन बचे, तब हमें क्या है, डेल्टा जी से ही करना है उसको। जब हमारे इलेक्ट्रॉन नहीं बचे, तब हम चाहे तो डेल्टा जी से भी कर सकते हैं, तब हम चाहे डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये चीज है। तो तभी भी हमारी ओवरऑल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन बच जाए, जब भी हमारी ओवरऑल मतलब कि रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन बच जाए, तो हमारा क्या होता है बेसिकली, हमें क्या है फिर डेल्टा जी नोट से ही करना होता है उस चीज को। ये क्लियर है यहाँ तक, ये बताओ, हल्का फुल्का कुछ भी समझ में आया हो, कुछ भी दिक्कत हो तो पूछ लो, मतलब कुछ ना समझ में आ रखा हो तो, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक करते हैं, इसके क्वेश्चन जब ट्राई करेंगे तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, चलो कोई नहीं, अगे बेटा मैं इसको एक बार दोबारा रिवाइज करवा दूंगा, तुम टेंशन मत लो, ठीक है तुम, लेकिन हाँ इसको कोशिश जरूर करना अपने लेवल पे समझने की, क्योंकि जो मैंने बताया वो तो सुना ही होगा तुमने, तो एक बार कोशिश करना, नहीं तो मैं फिर से एक बार बता दूंगा तुम्हें, नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, ठीक है, ये चीज है। चलो, तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है।